दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की विभाषा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आज 9 अगस्त है। आज ही के दिन 1945 में अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के नागासाकी शहर पर फैट मैन नामक परमाणु बम गिराया था। और दोस्तों कहा जाता है कि इस परमाणु हमले से वहाँ पैदा हुए तापमान से चंद सेकंडों में ही 70 से 80 हज़ार लोग भाप बनकर के उड़ गए, यानी कि मारे गए। दोस्तों इससे पहले 6 अगस्त यानी 3 दिन पहले ही अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिरा चुका था। उस हमले में भी लगभग 80 से 90 हज़ार लोग चंद सेकंड में ही मारे गए थे। इन हमलों के बाद जापान टूट चुका था और कहा जाता है कि इन हमलों के कारण ही 14 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दूसरे विश्व युद्ध के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों 18 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक चला यह युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि लगभग 70 देशों की थल जल वायु सेनाओं ने इस युद्ध में हिस्सेदारी ली थी। इस युद्ध में विश्व 2 भागों में बटा था, एक तरफ मित्र राष्ट्र तो दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र। इसे मानव इतिहास का सबसे ज़्यादा घातक युद्ध कहा जाता है। इस महायुद्ध में 5 से 7 करोड़ व्यक्तियों की जानें गई थी। इसमें 2 प्रमुख प्रतिद्वंदी गुट थे, धुरी शक्तियाँ जिसमें जर्मनी, इटली और जापान थे, तथा दूसरी ओर मित्र राष्ट्र यानी जिसमें फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ तथा कुछ हद तक चाइना भी शामिल था। यह इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष था जो लगभग 6 साल तक चला था। इसमें लगभग 100 मिलियन लोग शामिल हुए थे और 50 मिलियन लोग यानी दुनिया की कुल आबादी का लगभग 3% लोग मारे गए थे। दोस्तों अगर युद्ध के कारणों की बात करें तो इसके कई कारण थे। दूसरे युद्ध के अगर कारणों का बात की जाए तो उसमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद होने वाली वर्साय की संधि जिसकी कठोर शर्तें थी, आर्थिक मंदी भी थी, तुष्टीकरण की नीतियाँ भी थी, जर्मनी और जापान में सैन्यवाद का उदय तथा राष्ट्र संघ की विफलता, ये सभी सम्मिलित कारण मिल करके दूसरे विश्व युद्ध का कारण बने। तो ये देखते हैं एक एक करके। पहला है वर्साय की संधि। पहले विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के भविष्य का फैसला किया। जर्मनी को वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। इस संधि के तहत जर्मनी को युद्ध का दोषी मान करके उस पर आर्थिक दंड लगाया गया था। उसके प्रमुख खनिज और औपनिवेशिक क्षेत्रों को ले लिया गया था तथा उसे सीमित सेना रखने के लिए प्रतिबद्ध किया गया था। इस अपमानजनक संधि ने जर्मनी में अति राष्ट्रवाद के प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरा कारण राष्ट्र संघ की विफलता। दोस्तों पहले विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ का गठन किया गया था कि भविष्य में ऐसा युद्ध न हो, लेकिन राष्ट्र संघ इस काम में विफल हुआ। दूसरा विश्व युद्ध वह रोक नहीं पाया। राष्ट्र संघ की स्थापना 1919 में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में विश्व शांति को बनाए रखने के लिए की गई थी। यह संगठन विश्व के सभी देशों को अपना सदस्य बनाना चाहता था ताकि उनके बीच विवाद होने पर उसे बल के बजाय बातचीत के द्वारा सुलझाया जा सके। राष्ट्र संघ का विचार अच्छा था, लेकिन यह सफल नहीं हुआ क्योंकि सभी देश इसमें शामिल नहीं हो सके। इसके अलावा संघ के पास इटली के इथोपिया पर या जापान के मंचूरिया क्षेत्र पर आक्रमण जैसे सैन्य आक्रमणों को रोकने के लिए सेनाएं नहीं थीं। अगला कारण है आर्थिक मंदी यानी 1929 की महामंदी। 1930 के दशक की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने यूरोप और एशिया में अलग अलग तरीकों से अपना प्रभाव डाला। यूरोप की अधिकांश राजनीतिक शक्तियाँ जैसे इटली, जर्मनी, स्पेन आदि अधिनायकवादी और साम्राज्यवादी सरकारों में बदल गई। एशिया का संसाधन संपन्न देश जापान एशिया और प्रशांत क्षेत्र पर अपना कंट्रोल स्थापित करने के लिए इन क्षेत्रों पर हमला करने लगा। अगला कारण है फांसीवाद का उदय। तो पहले विश्व युद्ध के विजेताओं का उद्देश्य दुनिया को लोकतंत्र के लिए सुरक्षित करना था। युद्ध के बाद जर्मनी ने अन्य अधिकांश देशों की तरह लोकतांत्रिक संविधान को बनाया। इटली ने 1920 के दशक में इटली में राष्ट्रवादी, सैन्यवादी, अधिनायकवादी की लहर को फांसीवाद के नाम से जाना जाता है। इस विचारधारा ने स्वयं को लोकतंत्र से ज़्यादा प्रभावी ढंग से काम करने वाली और साम्यवाद को रोकने वाली के रूप में प्रस्तुत किया। बेनिटो मुसोलिनी के द्वारा 1922 में इटली में इंटरवार अवधि के दौरान पहली फांसीवादी तानाशाही सरकार की स्थापना हुई। अगला कारण है नाजीवाद का उदय।
तो जर्मन नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे एडोल्फ हिटलर ने फांसीवाद की नस्लवादी विचारधारा का प्रचार किया। हिटलर ने वर्साई की संधि को पलट देने, जर्मनी की समृद्धि, धन और वैभव को पुनः बहाल करने और जर्मन लोगों के लिए अतिरिक्त लेबेंसराम को सुरक्षित करने का वादा किया। हिटलर ने 1933 में जर्मनी का चांसलर बना और उसने आगे चल करके खुद को एक तानाशाह के रूप में स्थापित कर लिया। नाजी शासन ने 1941 में स्लाव यहूदियों हिटलर की विचारधारा के दृष्टिकोण से हीन समझे जाने वाले अन्य तत्वों के खिलाफ युद्ध करने की घोषणा कर दी। अगला कारण है तुष्टीकरण की नीति। तो हिटलर ने खुले तौर पर वर्साई की संधि का उल्लंघन किया और जर्मनी की सेना तथा हथियारों का गुप्त रूप से निर्माण करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि इसी डर से अमेरिका ने परमाणु बम का परीक्षण करने के लिए योजना बनाई और बाद में रॉबर्ट ओपेनहाइमर की मदद से अमेरिका ने 1944 में पहला परमाणु परीक्षण किया था। तो जर्मनी की सेना और हथियारों को गुप्त रूप से निर्माण शुरू कर दिया। हिटलर की गतिविधियों के बारे में ब्रिटेन और फ्रांस को पता था, लेकिन उन्हें लगा कि एक मजबूत जर्मनी ही रूस के साम्यवाद के प्रसार को रोक सकता है। इस तुष्टीकरण का म्यूनिख समझौता एक प्रमुख उदाहरण था। इस समझौते में ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को चेकोस्लोवाकिया के उन क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति दे दी जहां जर्मन भाषी लोग रहते थे। जर्मनी ने वादा किया था कि वह शेष चेकोस्लोवाकिया या किसी अन्य देश पर हमला नहीं करेगा, लेकिन जर्मनी के द्वारा मार्च 1939 में इस वादे को तोड़कर पूरे चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर दिया गया। इसके बाद भी ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा सैन्य कार्रवाई नहीं की गई। द्वितीय विश्व युद्ध की कुछ प्रमुख घटनाएं। द्वितीय विश्व युद्ध की अगर कुछ प्रमुख घटनाओं की बात करें तो शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय तनाव, स्पेनिश गृह युद्ध, जर्मनी और ऑस्ट्रिया का संघ, हिटलर के द्वारा सूडेटेनलैंड पर कब्जा और चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण के 3 वर्षों में अत्यधिक बढ़ जाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय तनाव अत्यधिक बढ़ जाने के कारण धुरी और मित्र शक्तियों के बीच संबंध बिगड़ने लगे थे। जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला कर दिया और उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस घटना ने दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी। शुरू में वाक युद्ध तो पश्चिमी यूरोप युद्ध के पहले कुछ महीनों के दौरान बहुत शांत था। युद्ध की इस अवधि को वाक युद्ध के रूप में जाना जाता है। इस दौरान युद्ध की तैयारी जारी रही, लेकिन वास्तविक सैन्य संघर्ष बहुत कम हुआ। पश्चिमी यूरोपीय देशों के नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने 1939 के शुरुआती दौर में पोलैंड पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया था। पोलैंड को फ्रांस, ब्रिटेन के द्वारा जर्मन आक्रमण के समय सहायता दिए जाने का आश्वासन दिया गया था। हिटलर का पूरा इरादा पोलैंड पर आक्रमण करने का था, लेकिन इससे पहले वह सोवियत संघ के विरोध को ख़त्म करना चाहता था। यद्यपि जर्मनी और सोवियत संघ के बीच मास्को में अगस्त 1939 में अनाक्रमण समझौता हो गया। इन्हें रिबेंट्रोप की संधि से कहा जाता है। फिर शीतकालीन 1940 रूस और फिनलैंड के बीच शीतकालीन युद्ध मार्च 1940 में ख़त्म हुआ और अगले महीने जर्मनी ने डेनमार्क और नॉर्वे पर हमला कर दिया। डेनमार्क ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन नॉर्वे ने ब्रिटेन और फ्रांस की सहायता से जून 1940 तक जर्मनी का मुकाबला किया। फ्रांस का पतन 1940। तो जर्मनी ने स्कैंडिनेवियाई देशों के साथ युद्ध समाप्त होने के बाद फ्रांस, बेल्जियम और हॉलैंड पर हमला कर दिया। इस चरण के दौरान पश्चिमी यूरोप ने तड़ित युद्ध प्रणाली का सामना किया। जर्मनी ने फ्रांस में कठपुतली फ्रांसीसी विची सरकार के साथ युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किया। हिटलर ने फ्रांस पर विजय प्राप्त करने के बाद ब्रिटेन पर अब हमले करने की तैयारी सोची। ब्रिटेन पर जर्मनी का आक्रमण 1940 में। ब्रिटेन पर जर्मनी का आक्रमण जुलाई से सितंबर 1940 तक लगातार जारी रहा। यह पूरी तरह से हवा में लड़ी जाने वाली पहली लड़ाई थी। जर्मनी ने हवाई मार्ग से प्रमुख कारखानों, शहरों पर हमला करने का फैसला लिया, लेकिन रॉयल एयरफोर्स बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाने में सफल रही। अंततः जर्मनी ने ब्रिटेन पर आक्रमण किया, अपनी योजना को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। आक्रमण नहीं किया। यूरोप महाद्वीप यानी ब्रिटेन को छोड़कर यूरोप महाद्वीप पर नाजी नियंत्रण के बाद युद्ध को वैश्विक स्तर पर ले जाया गया। मुसोलिनी की सेना की ग्रीस और टोब्रुक में हार के बाद जर्मनी सेना उत्तरी अफ्रीका तक पहुंच गई और ग्रीस तथा उसने 1941 में यूगोस्लाविया पर आक्रमण कर दिया। यानी धीरे धीरे अब युद्ध जो है अन्य क्षेत्रों में फैल रहा है, यूरोप के अलावा। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध की एक महत्वपूर्ण घटना थी पर्ल हार्बर पर हमला। अमेरिकी व्यापार प्रतिबंधों से परेशान जापान 7 नवंबर 1941 को हवाई में स्थित अमेरिका के नौसेना बेस पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया अचानक। इसने यह सुनिश्चित किया कि वैश्विक संघर्ष अब शुरू हो गया है। इस हमले के कुछ दिन बाद जर्मनी ने अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी।
जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला करने के एक हफ्ते के भीतर ही फिलीपींस, बर्मा और हांगकांग पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद यानी पर्ल हार्बर पर हमला करने के बाद अमेरिका भी इस युद्ध में कूद गया। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका 1942 में शामिल हुआ। अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने इस युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई। 4 जापानी वाहक और एक युद्धपोत को नष्ट कर दिया। नाजियों के द्वारा यहूदी लोगों की सामूहिक हत्या की खबरें मित्र राष्ट्रों तक फैल गईं और अमेरिका इन अपराधों का बदला लेने का वादा किया। जर्मनी की पराजय। तो 1942 में के उत्तरार्ध में ब्रिटिश सेनाओं ने उत्तरी अफ्रीका और स्टालिनग्राद पर जवाबी कार्रवाई की। धीरे धीरे करके रूस की सेना जर्मनी तक पहुंच गई। 1945 को रूस की सेना जर्मनी तक पहुंच गई। हिटलर ने 30 तारीख यानी 30 अप्रैल को खुद को गोली मार करके आत्महत्या कर ली और मुसोलिनी को इटली के देशभक्तों के द्वारा पकड़कर फांसी दे दिया गया। जर्मनी ने 7 मई को बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया और अगले दिन यूरोप में विजय दिवस के रूप में मनाया गया। इस प्रकार यूरोप में तो युद्ध समाप्त हो गया। अब जापान बचा था। जापान मित्र देशों पर आक्रमण के लिए योजनाएं तैयार कर रहा था। अतः बड़े पैमाने पर लड़ाई और जनहानि की आशंका ने नए अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन को जापान के खिलाफ परमाणु बम के उपयोग की मंजूरी देने के लिए प्रेरित किया। अमेरिका इससे पहले 1944 में ही परमाणु बम का परीक्षण कर चुका था। तो परमाणु और इसी प्रकार के अन्य विनाशकारी बमों का विकास 1942 में ही अमेरिका में किया जा रहा था, जिसमें से एक को 6 अगस्त 1945 को जापान पर गिराया गया, जापान के हिरोशिमा शहर पर। 3 दिन बाद एक और बम नागासाकी शहर पर गिरा दिया गया। कोई भी देश इस तरह के हमलों का सामना नहीं कर सकता। परमाणु बम थे, जिससे जापान में बेहद ही भयानक विनाश हुआ और अंततः जापान 14 अगस्त को मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। अब दूसरे विश्व युद्ध के बाद की क्या स्थितियां थीं, क्योंकि पूरी तरह से विश्व बदल गया। नई महाशक्तियों का उदय हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी दूसरे विश्व युद्ध के कारण देशों और महाद्वीपों की स्थितियों में बदलाव आया। महाशक्तियों के रूप में ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश अब बर्बाद हो गए थे। अब संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर ने इसकी जगह ले ली। दूसरा परिवर्तन यह हुआ कि जिन देशों पर ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों ने कब्जा कर रखा था, वे देश अब धीरे धीरे आज़ाद होने लगे, यानी उपनिवेशीकरण की शुरुआत हुई। अफ्रीका और एशिया के कई देश अब स्वतंत्र होने लगे। अगला कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। यानी जिस प्रकार 1919 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी, उसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध में विजेता देशों ने मिलकर के संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की, ताकि भविष्य में इस प्रकार के युद्धों को रोका जा सके। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ शीत युद्ध की भी शुरुआत हो गई। 2 महाशक्तियाँ थीं, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। दोनों की विचारधारा अलग अलग, और इसकी ही वजह से शीत युद्ध यानी कोल्ड वार की शुरुआत हुई, जो कि सोवियत संघ के विभाजन के साथ ही समाप्त हुआ 1991 में। यानी जब 1991 में सोवियत संघ का विभाजन हुआ, तब शीत युद्ध जाकर के समाप्त हुआ। तो कोल्ड वार 1945 से 1991 तक चला था। इसके साथ ही साथ दूसरे विश्व युद्ध के बाद नई विश्व आर्थिक व्यवस्था बनी। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाओं का स्थापना हुआ ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद। अमेरिकी डॉलर को विश्व व्यापार के लिए आरक्षित मुद्रा के रूप में स्थापित किया गया। अगर हम भारत की बात करें तो ब्रिटिश साम्राज्य को दूसरे विश्व युद्ध के कारण भारी नुकसान हुआ था। ब्रिटेन ने इसकी भरपाई के लिए अपने उपनिवेशों की तरफ देखना शुरू किया, ताकि उसे विश्व शक्ति का दर्जा फिर से वापस मिल जाए। इसी समय महात्मा गांधी जी ने भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ संगठित करते हुए आंदोलन शुरू कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध का उद्देश्य हिटलर के तानाशाही और ब्रिटेन के उपनिवेशिक आधिपत्य को खत्म करना था। उपनिवेशों की जनता ने युद्ध के बाद अपनी आज़ादी के लिए आंदोलन तेज कर दिया। ब्रिटेन में क्या हुआ, 1945 में चुनाव हुआ और वहाँ लेबर पार्टी सत्ता में आई, और कहा जाता है इसका झुकाव उदारवादी सिद्धांतों की ओर था। सत्ता में आने के तुरंत बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्र